हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पवन कॉमिक से। कॉमिक का नाम है बेरहम हत्यारा और ये है इस कॉमिक का टाइटल। देखिए यहाँ पर एक औरत है जो कि पेड़ से बंधी हुई है, एक आदमी है जो कि किसी बच्चे को मारने जा रहा है। फिलहाल इस कॉमिक में अंदर होने क्या वाला है वह तो कॉमिक पढ़कर ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है बेरहम हत्यारा, जिसके कथानक हैं प्रेम कपरिया, चित्रांकन है दिलीप चौने, शब्द हैं अरुण चौबे और संपादक हैं देवकी नंदन शर्मा। यहाँ से कॉमिक शुरू होती है। सेठ दीनानाथ की पृष्ठभूमि में धन दौलत में अपना जवाब नहीं रखते थे। उनकी जगमगाती कोठी आज अलग ही नजर आ रही थी और इसका कारण था सेठ दीनानाथ की 30वीं वर्षगांठ। और आज उसी वर्षगांठ के उत्सव में दीनानाथ अपनी सेक्रेटरी लता के साथ अपनी सगाई का ऐलान करने वाले थे। सभी मेहमान वहां आ गए थे। मेहमानों का स्वागत करने के बाद सेठ दीनानाथ लता से कुछ बात करने लगे। लता डार्लिंग, आज मैं सारे मेहमानों के सामने ऐलान करूंगा, तब तो सभी के सभी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अचानक ये शादी का प्रोग्राम कैसे? लता, मैं शादी से पहले तुम्हें एक बात बताऊं, हमारे दादाजी के मरने के बाद पिताजी को अपार दौलत मिली, लेकिन माँ की मौत के बाद पिताजी ने दूसरी शादी की। कुछ दिनों बाद पिताजी भी चल बसे। मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इतना कहकर दीनानाथ शांत हुआ। तभी लता ने कहना शुरू किया, इतनी सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जब ऐसी बात है तो हमारी सगाई की बात तो कोई भी नहीं जानता होगा और उनकी अपार दौलत तुम्हारे पापा को मिल गई होगी तब तो। हाँ लता, मगर अब मैं यह देख रहा हूँ कि मेरे सौतेले भाई बहन मुझसे खुश नहीं नजर आ रहे हैं। आज का माहौल ही ऐसा है दीना डार्लिंग। आदमी दौलत को खुदा मानकर चल रहा है और इसी होड़ में वह आदमी रह ही नहीं गया बल्कि शैतान बन चुका है। जिधर देखो उधर दौलत के लिए खून हो रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैंने इसीलिए तुमसे विवाह का इरादा किया है। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। खैर, मैं तुम्हें एक अच्छी पत्नी का विश्वास दिलाती हूँ। कम से कम दौलत के लिए हमारी जिंदगी में जहर नहीं घुल सकेगा। चलो, हम लेट हो रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया। और फिर दोनों रेस्तरां से उठकर बाहर की ओर चल दिए। बाहर बाजार में शॉपिंग करने के बाद, दीना डार्लिंग, इस बार भी तुमने 2 केक लिए हैं। इसका कारण, एक अपने लिए, दूसरा मेहमानों के लिए, और यह बात हमारे मेहमान भी जानते हैं। और दोनों कार में अपने घर की ओर रवाना हो गए। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी जिंदगी हो। लता मुस्कुरा कर शोक निगाहों से उसे निहारने लगी। लगभग 1 घंटे के बाद दोनों बैठक में बड़े हॉल में मेन हॉल के बीच खड़े थे। उनके सामने की मेज पर केक रखा था। आसपास मेहमान और दीनानाथ की बूढ़ी माँ व्हील चेयर पर बैठी थी। सारे मेहमान आ जाने के बाद दीनानाथ की माँ ने कहा, बेटा दीनानाथ, लो केक काटो। तभी दीनानाथ का दोस्त प्रेम बोला, मम्मी, दीनानाथ के साथ आपका स्नेह देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप उसकी सौतेली माँ हैं। तू तो उसका दोस्त है, मगर सगे बड़े भाई जैसा प्यार और सम्मान देता है उसे प्रेम। और दीनानाथ की यह महानता है कि मेरे बेटे विक्रम और बेटी रति को सगे भाई बहन से बढ़कर भी प्यार करता है। उनकी किसी भी इच्छा की उपेक्षा नहीं करता। और फिर दीनानाथ चाकू से केक को काटने लगा। पूरा हॉल लोगों की तालियों और बधाइयों से गूंजने लगा। तभी दीनानाथ की बूढ़ी माँ ने केक का एक पीस लेकर दीनानाथ की ओर बढ़ाते हुए कहा, ले बेटा, आज इस बूढ़ी माँ के हाथ से केक खा ले। मम्मी, पहले मेहमानों को तो केक खिलाइए ना। मेहमानों के लिए अभी दूसरा केक भी है, पहले तू तो श्री गणेश कर ले बेटा। अच्छा माँ जी। और न चाहते हुए भी दीनानाथ को केक खाना पड़ा। लाओ मम्मी, आज आपके हाथ से ही सही। और फिर दीनानाथ ने केक मुंह में रख लिया। दीनानाथ ने अभी केक का तीसरा हिस्सा ही खाया था कि उसके शरीर में कंपन सा शुरू हो गया। आंखें फटने सी लगी। मुझे क्या हो रहा है? यह क्या? अरे! इससे पहले कि कोई समझ पाता, दीनानाथ कतई वृक्ष के समान गिर पड़ा और एक आदमी फोन की ओर भागा। दीना, दीना, अरे कोई डॉक्टर को फोन करो। और डॉक्टर धवन को फोन करने लगा। हेलो, मैं डॉक्टर धवन बोल रहा हूँ, कहिए। फोन करने वाले आदमी ने विस्तार से सब कुछ बता दिया। सब कुछ बताने के बाद, आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर के आने से पूर्व ही दीनानाथ की मृत्यु हो गई थी। सॉरी, ही इज डेड। नहीं। कुछ देर बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस कार्रवाई शुरू हुई। सारी कार्यवाही के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सील कर दिया गया और पुलिसकर्मी लाश को पुलिस वैन में रखकर ले गए। मिस लता, आप कुछ समझ के लिए पुलिस स्टेशन आइए। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर। पुलिस स्टेशन पर इंस्पेक्टर इमरान लता का ही प्रतीक्षा कर रहा था। औपचारिकता के बाद
दीनानाथ जी की मौत बड़े ही रहस्यमय ढंग से हुई है। क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? कातिल जो भी हो, उसका मकसद सिर्फ मेरी और दीनानाथ की शादी रोकना था। यानी पार्टी में दीनानाथ जी अपनी सगाई की घोषणा करना चाहते थे? जी, लेकिन कातिल शायद यह नहीं जानता कि हमारी शादी हो चुकी थी। वो इस पार्टी में शादी होने की घोषणा करना चाहते थे। आप लोगों ने इस शादी को छुपाया क्यों? इसका कोई खास कारण? कारण सिर्फ इतना था कि दीनानाथ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सरप्राइज देना चाहते थे। लता की बात सुनकर इंस्पेक्टर चंद क्षण सोचता रहा, फिर अपनी कुर्सी पर पहलू बदलने के बाद पूछा, एक अंतिम सवाल और, क्या दीनानाथ जी का कोई दुश्मन था? यानी आप किसी पर संदेह कर रही हैं क्या? जैसे वातावरण रहा है उससे मैं तो खुद परेशान हूँ। दीनानाथ की हत्या कौन कर सकता है? अभी लता की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी पासर का फोन बज उठा। इंस्पेक्टर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और, यस इंस्पेक्टर इमरान हियर। यस सर। यस, क्या कहा? केक में जहर मिला हुआ था? अच्छा, आप लाश को यहाँ भिजवा दें। ठीक है। अरे, केक में जहर था? आश्चर्य है, केक तो हम दोनों खरीद कर लाए थे। अब इंस्पेक्टर मुझ पर शक करेगा। लता के चेहरे के हाव भाव इंस्पेक्टर के छिपे नहीं रहे। वह लगभग कड़े लहजे में बोला, क्या हुआ? आपके चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? एक बात बताइए, क्या आपको मालूम है कि केक कौन खरीद कर लाया था? जहर की बात सुनकर मैं हैरान हूँ, क्योंकि केक तो मैं और दीनानाथ दोनों ही खरीद कर लाए थे। खैर, आप जा सकती हैं, मैं लाश लेकर आपके घर आ रहा हूँ। आप कहीं जाइएगा नहीं। लता के जाने के बाद इंस्पेक्टर इमरान सोच में पड़ गया। कहीं लता तो नहीं? अगर यह कातिल न होती तो जहर की बात सुनकर घबरा क्यों गई? मुझे लता को चेक करना चाहिए। यह सोचकर इंस्पेक्टर सीधे अपने फ्लैट पर आया और वर्दी उतारकर हल्का मेकअप करके घर से बाहर निकला। मुझे उस दुकान पर चलना चाहिए जहां से केक खरीदा गया था। लेकिन दुकान पर आकर इंस्पेक्टर इमरान को कोई भी सूत्र हाथ नहीं लग सका। वह निराश सा ही सीधा दीनानाथ की कोठी पर जा पहुंचा। आप यहाँ आइए। कहिए। मैं इंस्पेक्टर इमरान हूँ और इस समय मेकअप में हूँ। मैं जैसा कहूँ वैसा आप करने को तैयार हैं? बेशक, मैं चाहती हूँ कि उसका कातिल हर हाल में पकड़ा जाए। और फिर इंस्पेक्टर अपनी योजना लता को समझाने लगे। सब कुछ समझाने के बाद आप अपनी सास से यह कहें कि मैं आपका भाई हूँ और आज ही लखनऊ से आया हूँ। ठीक है, आइए। और फिर इंस्पेक्टर लता के साथ कोठी में आ गया। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों दीनानाथ की सौतेली माँ के सामने थे। माँ जी, ये मेरे भाई हैं, पवन, आज ही लखनऊ से आए हैं। आओ बेटा, यहाँ तो सब खत्म हो चुका है। मेरी बहू शादी से पहले ही विधवा बन गई है। जिसने भी यह पाप किया है, भगवान उसे तिल तिल कर मारेगा। आप लोग चिंता मत करें, भगवान ने चाहा तो कातिल अवश्य ही पकड़ा जाएगा। आप मुझे अपना बेटा ही समझें। और कुछ देर बाद, यह है वह मनहूस डिब्बा जिसने दीनानाथ की जान ली है। मेहमान के लिए लाया केक दूसरे डब्बे में था। उन्हें पुलिस सील करके ले गई थी। डिब्बे बड़े अजीब अवस्था में हैं। लाल डिब्बे पर पीला ढक्कन और पीले पर लाल ढक्कन। यहाँ के नौकर बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं। उन्हीं की यह लापरवाही है। आइए, आपको रति और विक्रम से मिलवा दूं। और फिर दोनों बैठक से बाहर आ गए। और दोनों जैसे ही बाहर आए कि माँ को दीवार की ओर व्हीलचेयर पर बढ़ते देखकर चौंक पड़ा। इनकी नजर कमजोर है, कहीं इन्होंने ही तो नहीं केक में जहर मिलाया? डिब्बों के ढक्कन भी बदले हैं। अरे रुकिए माँ जी, वरना आप दीवार से टकरा जाएंगी। कहता हुआ इंस्पेक्टर तेजी से उनकी ओर बढ़ा और संभाल लिया। इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर रति और विक्रम भी उसी कमरे में आ गए। धन्यवाद बेटा, दरअसल मेरी दोनों आंखों से इतना कम दिखता है कि कोई भी चीज ठीक से नहीं पहचान पाती हूँ। मम्मी, तुमसे हमेशा कहा है कि अकेली मत घूमा करो, परंतु आप मानती ही नहीं हो। मगर ये कौन है? यह पवन है, मेरे भाई पवन। यह है मेरा प्यारा देवर विक्रम और मेरी सुंदर ननद। शट अप, ना तो मैं किसी का देवर हूँ और ना ही रति किसी की ननद। ऐसे नहीं बोलते विक्रम। ओह, और इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, दोनों वहां से चले गए। और जब लता अकेली कमरे में रह गई तब इंस्पेक्टर ने धीमे स्वर में फुसफुसाकर कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत एक ऐसी दवाई की भरी मात्रा खाने से हुई है जो ब्लड प्रेशर एकदम से कम कर देती है और दवा खाने वाले की हृदय गति बंद हो जाती है। वैसे दीनानाथ जी भी लो ब्लड प्रेशर के रोगी थे क्या? यानी इस तरह की दवा इस घर में खाई जाती है? कौन खाता है? मेरी सास जी, लेकिन वो कहती हैं कि यह दवा हाई ब्लड प्रेशर की है, जबकि मैंने पता किया वह दवा लो ब्लड प्रेशर के लिए है। ठीक है लता जी, मैं अभी जा रहा हूँ, फिर रात को आऊँगा। आप घर में यह कहें कि किसी
काम से गया हूँ। वहां से विदा लेकर इंस्पेक्टर सीधा अपने ऑफिस पहुंचा। अभी उसे कुछ देर ही बैठे हुए थे कि पास रखा फोन बज उठा। हेलो, इंस्पेक्टर इमरान हियर फ्रॉम नेशनलगंज पुलिस स्टेशन। श्रीमान जी, मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ और आपको यह चेतावनी दे रहा हूँ कि दीनानाथ मर्डर केस में रुचि मत दिखाओ, वरना तुम्हारे 1 साल के बेटे को गोली से उड़ा दिया जाएगा। और बात खत्म करते ही फोन डेड हो गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत एक्सचेंज से किए गए फोन के बारे में जानकारी करनी चाहिए, परंतु वह कामयाब नहीं हो सकता। ऐसा लगता है अपराधी ताकतवर है और एक बात यह उम्र कर सामने आती है कि कातिल अकेला भी नहीं है, मुझे सतर्क रहना होगा। उसी समय उसने एसपी साहब से विचार विमर्श किया और जब वह अपनी ड्यूटी समाप्त करके अपने फ्लैट के लिए रवाना हुआ तो एक ट्रक उनके पीछे लग गया। इंस्पेक्टर इससे असावधान था। यही है ना अपना शिकार राका? हाँ बॉस का आदेश है कि मौके पर काम बड़ी सफाई से करना। और एक मोड़ पर ट्रक ने बड़ी तेजी से इंस्पेक्टर को कुचल दिया और देखते ही देखते रफू चक्कर हो गया। इंस्पेक्टर की मौत ने पुलिस विभाग को चौंका दिया। एसपी के ऑफिस में एक आपात मीटिंग हुई। मुझे बेहद दुख है कि हमारा एक ऑफिसर शहीद हो गया, मगर मैं आज ही यह केस सीआईडी को देने की सिफारिश करता हूं और आगे इस केस की तफ्तीश इंस्पेक्टर पांडे करेंगे। राइट सर। 1 सप्ताह बाद ही गृह मंत्रालय ने सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील को इस केस का चार्ज दे दिया। सुनील सीधा इंस्पेक्टर पांडे के पास पहुंचा। यह मेरा परिचय पत्र है, गृह मंत्रालय से आया हूं मिस्टर पांडे। आइए, आपका स्वागत है। क्या लेंगे, चाय या कॉफी? हम सबसे पहले काम की बात पर आते हैं। मुझे दीनानाथ केस की फाइल चाहिए। इंस्पेक्टर पांडे ने एक फाइल सुनील को थमा दी। फाइल लेकर सुनील अपने फ्लैट पर आ गया और फाइल का अध्ययन करने लगा। अचानक एक रिपोर्ट पढ़कर वह चौंका। उसमें लिखा था, दीनानाथ मर्डर केस में दीनानाथ की सौतेली मां राधा देवी संदिग्ध व्यक्ति हैं, परंतु प्रमाण न मिलने के कारण उसे पुलिस हिरासत में नहीं लिया जा सकता। पूरे केस का अध्ययन करने के बाद वह सोच में पड़ गया। इंस्पेक्टर इमरान को फोन पर धमकी दी गई, फिर उनकी दुर्घटना में मौत होना इस बात का संकेत है कि कातिल एक नहीं, मुझे दीनानाथ के हर सदस्य को चेक करना होगा। और फिर सुनील तैयारी करके दीनानाथ के घर के पास आ गया। घर के सामने ही एक रेस्टोरेंट था, वह वहीं जाकर बैठ गया। यह स्थान ठीक है, यहाँ से मैं बराबर गेट पर नजर रख सकता हूँ। अभी उसने कॉफी का एक प्याला खत्म ही किया था कि एक कार दीनानाथ के गेट पर आकर रुकी। एक लिफाफा लेटर बॉक्स में डालकर आगे बढ़ गई। सुनील ने वह पत्र निकाला। आज रात 9 बजे होटल लवाली के रूम नंबर 13 में मिलो। और वह पत्र पढ़कर सुनील ने वहीं रखकर आगे बढ़ गया। सुनील ने अपनी घड़ी में समय देखा, 8 बज रहे हैं और फिर उसने लवली होटल के लिए एक टैक्सी ले ली। लवली होटल चलो। लवली होटल के रिसेप्शन हॉल में एक सुंदर युवती बैठी थी। सुनील ने अपना कार्ड दिखाने के बाद कहा, मिस जरा यह बताइए कि 13 नंबर कमरे में कौन ठहरा हुआ है और कब से रह रहा है? कहाँ से आए हैं वे? मिस्टर कुमार लखनऊ से आए हैं और पिछले 1 सप्ताह से रह रहे हैं। और कोई सिवा? शुक्रिया। वह कमरा किस तरफ है? प्लीज जरा मुझे बताइए। फर्स्ट फ्लोर पर 3रा कमरा। कुछ देर बाद सुनील 13 नंबर कमरे के दरवाजे के सामने एक वेटर की ड्रेस में खड़ा था, जो उन्हें मैनेजर से हासिल की थी। इस कमरे से वेटर को बुलाने की घंटी बजाई गई थी। अब मुझ पर शक नहीं किया जा सकता और वह द्वार खोलकर भीतर आ गया। ऑर्डर प्लीज। अभी थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में एक मेहमान आने वाले हैं, मैं उनके लिए कॉफी मंगवाऊंगा। तुम उसमें नींद की दवा मिला देना, यह नींद की गोली है और तुम्हारा इनाम। सुनील रुपए और नींद की गोली ले नीचे कैंटीन में आ गया। वहां सिर्फ एक वेटर और था। अरे क्या हुआ, तुम नए भर्ती हुए हो? तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, आज ही काम पर लगा हूँ, मैनेजर से जान पहचान है। सुनील समय गुजारने के लिए इधर उधर घूमता रहा। फिर जब घंटी बजी तो उसने चौंक कर देखा रूम बोर्ड की ओर। 13 नंबर के नीचे लाल रोशनी थी। 13 नंबर के कमरे से घंटी बजाई गई है। यह साहब भी बड़ा अजीब है। वह नाराजगी का अभिनय करता बाहर आ गया। कुछ देर बाद वह 13 कमरे में था और वहां एक लड़की को देख बुरी तरह से चौंका, परंतु शीघ्र ही खुद को संभाल लिया। क्या लाऊं साहब? 2 कॉफी और पेस्ट्री। और शीघ्र ही वह ऑर्डर सर्व कर लाया, लेकिन उसने नींद की गोली कॉफी में नहीं डाली थी। अब तुम जाओ, जब तक बुलाया न जाए डिस्टर्ब न करना। बहुत अच्छा साहब।
सुनील बाहर आकर दरवाजे के पास ही ठिठक गया और भीतर की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा। तुमने एकाएक क्यों बुलाया कुमार? मम्मी बहुत नाराज हो रही थी। एक गड़बड़ हो गई है मिस रति डार्लिंग। सुना है कि पुलिस ने यह केस सीआईडी को सौंप दिया है और जिस आदमी को केस सौंपा गया है वह बड़ा ही चालाक और जहीन है। वह कभी फेल नहीं हुआ। फिर क्या करें? तुमने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैंने सोचा कि हम दिल्ली से लखनऊ भाग चलें, फिर मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर यहाँ आ जाएंगे। अचानक मेरे गायब होने से पुलिस को भी शक हो सकता है, फिर हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अच्छा, मैं कल यह होटल छोड़ रहा हूँ और फिर एक सप्ताह बाद आऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम आज की रात यहीं रहो। नहीं कुमार, यह नहीं हो सकता। हमारी शादी से पहले हम एक साथ नहीं रह सकते। देख लो रति डार्लिंग, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और तुम्हारे कई राज जानता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। तुम मुझे डरा रहे हो? मैं मर जाऊंगी, मुझे जाने दो। अब तुम सुबह ही जाओगी। और फिर अंदर से जब रति के सुबकने की आवाज आने लगी तो सुनील सोच में पड़ गया। अगर मैं दखल देता हूँ तो मेरे हाथ सबूत नहीं लगेंगे। इसमें चुप रहना ही ठीक है। यह लड़की आवारा है। यह सोच वह मैनेजर के पास आया। वर्दी वापस करके वह मैनेजर के कमरे से बाहर निकला और अपनी पुरानी ड्रेस में था। मुझे सुबह रति को फोन करना है। सुबह सुनील ने फाइल से दीनानाथ के घर का फोन नंबर देखकर फोन मिलाया। फोन किसी लड़की ने उठाया। क्या रति जी बोल रही हैं? नहीं, मैं मिसेस लता हूँ। लता, आप होल्ड करें, अभी उन्हें खबर करती हूँ। कुछ क्षणों बाद, हेलो, रति स्पीकिंग। मैं मिस्टर करमचंद बोल रहा हूँ। कल तुम लवली होटल के रूम नंबर 13 में रात को रुकी थी और उस रात मैंने तुम्हारे तमाम शर्मनाक फोटो खींचे हैं। अगर तुम वो फोटो चाहो तो 1 लाख रुपया लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिलो। क्या बकते हो? कौन हो तुम? तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? नहीं मिस, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कुमार से कह दूंगा कि तुम पुलिस को यह बता चुकी हो कि दीनानाथ के कत्ल में तुम्हारा हाथ है। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना। मैं 1 लाख रुपए लेकर आ रही हूँ। तुम कहाँ और किस हुलिये में होंगे? नई दिल्ली स्टेशन के पूछताछ कार्यालय के बगल में किताबों की दुकान है। मैं वहीं रहूंगा। काली जैकेट वाली पैंट पहने, गले में लाल रंग का स्कार्फ होगा। और फिर आधे घंटे बाद सुनील नियत स्थान पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। कृपया ध्यान दीजिए, लखनऊ से चलकर नई दिल्ली को आने वाली 119 अप सुपर फास्ट गोमती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। गोमती एक्सप्रेस अभी तक नहीं आई। अभी उसने यह सोचा ही था कि सामने से रति को आते देख मुस्कुरा उठा। रति ने एक ब्रीफ केस भी पकड़ रखा था। मिस्टर करमचंद जी, बाहर आइए, कहीं सुरक्षित स्थान पर चलें। यस मिस रति, रुपए ले आई हैं? हाँ हाँ, मैं खुद यही कहने वाला था मिस। वैसे आप भले घर की लड़की हैं, आप शायद नहीं जानती आप किस आदमी के चंगुल में फंस गई हैं। क्या मतलब? मैं आपको मतलब की ही बात बताने जा रहा हूँ। कुमार अब तक 7 बीवियों का पति बन चुका है और हर एक माह बाद वह नई बीवी से शादी करता है। आप उसकी 8वीं बीवी बनेंगी शायद। शट अप! यह क्या बकवास है? मुझे अपने फोटो चाहिए, फालतू बकवास नहीं। फोटो तो मिलेंगे ही, मैं तुम्हारा रुपया भी नहीं लूंगा। बस तुम यह बता दो कि दीनानाथ का कत्ल कुमार ने करवाया है कि नहीं। सुनकर रति का चेहरा बदहवास हो गया और तेज तेज कदमों से एक ओर चलने लगी। सुनील भी सतर्क और चौकसी से उसके साथ चलता रहा। अब वह सड़क पर आ गए थे, तभी पास से एक कार गुजरी और कार से उस पर एक फायर कर दिया गया। धाएं। लेकिन सुनील सावधान था। वह फुर्ती से एक कार की ओट में कूद गया और जवानी फायर कर चुका था। निशाना अचूक कार के दोनों टायर फट गए और कार रुक गई। उसके रुकते ही 2 आदमी सुनील की ओर झपटे और पास आकर उन्होंने गोली चला दी। लेकिन सुनील अनुभवी जासूस था। उसने हवा में उछलते ही फायर झोंक दिए। फिर नीचे आते ही वह फिर उछला और दोनों के ऊपर आ गिरा। इस अप्रत्याशित हमले से वह कतई तैयार नहीं था। उसने एक और करारा हाथ दिखाया। अच्छी खासी लड़ाई हो गई। तभी एक गश्ती पुलिस दल ने उन दोनों को आ दबोचा। आप इन्हें पकड़ो, मैं इनके साथियों के पीछे जाता हूँ। उसके पहुंचने से पहले ही वे रोड पर खड़ी कार लेकर भाग खड़े हुए। रति भी उनके साथ थी। पकड़ो पकड़ो मेरी कार! और सड़क के किनारे खड़ी हीरो होंडा भी सुनील ने उनके पीछे लगा दी। मोटरसाइकिल मालिक पकड़ो पकड़ो चिल्लाता रह गया, लेकिन वह तो लाल रंग की कार का पीछा कर रहा था। आबादी से बाहर जाते ही कार से गोलियां बरसने लगीं।
लेकिन होंडा की गति बढ़ती ही चली गई और वह कार के बिल्कुल करीब पहुंच गई। इससे पहले कि उस पर गोली चलाई जाती, वह कार की छत पर जा कूदा। होंडा एक और ढाल पर लुढ़कती चली गई। कुमार, वह छत पर आ गया है। बच्चू, इस बार पाला सुनील से पड़ा है। तुझे कुत्ते की मौत नसीब होगी। ओह, बाल बाल बचा। इसी चक्कर में कार का बैलेंस बिगड़ा और कार गहरी खाई में जा गिरी। लेकिन सुनील खाई के किनारे लगे पेड़ की शाखा पकड़कर झूल गया। लगभग 1 घंटे के बाद जब वहां पुलिस पहुंची तो सुनील पेड़ की शाखा से लटक रहा था। उसे रस्से की मदद से बाहर निकाला गया और कार के पास वह नीचे पहुंचा तो वहां कुमार रति की लाशें देख सन्नाटे में खड़े रह गया। अब केस और पेचीदा होकर रह गया है। एक कड़ी मिली थी, वह भी टूट गई। आवश्यक कार्यवाही के बाद वह अपने फ्लैट पर आ गया और नए सिरे से इस केस के बारे में सोचने लगा। रति और कुमार बेशक दीनानाथ के कातिल हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने ही कत्ल करवाया हो, परंतु केक में जो दवा मिलाई गई वह किसने मिलाई? क्या रति ने? अगर मिलाई तो कारण क्या हो सकता है? उधर पुलिस स्टेशन पर तुमने सीआईडी इंस्पेक्टर पर हमला किसके कहने पर किया था? साहब, कुमार ने हमें 200 रुपए दिए थे। कुमार के बारे में और क्या क्या जानते हो? सच सच बता दो, मैं तुम्हें सरकारी गवाह बना लूंगा और मामूली सजा के हकदार बनोगे। सच साहब, हम बच जाएंगे। हाँ, बच जाओगे, हम बच जाएंगे। और उसी रात सुनील दीनानाथ की कोठी में लता के कमरे के पास खड़ा कुछ सोच रहा था और अंदर लता भगवान की मूर्ति के आगे बैठी सुबक रही थी। तभी दरवाजा हल्का सा खुला और दस्ताना पहने एक हाथ रिवॉल्वर लेकर उभरा। दस्ताने वाले हाथ की उंगली ट्रैगर पर दबी और धमाका सा हुआ, लेकिन निशाना चूका। गोली पार से गुजर गई। गोली चलने की आवाज सुनील ने भी सुनी। वह तेजी से ऊपर की ओर भागा, परंतु गलियारे में मुड़ते ही वह किसी से टकरा गया। कौन है? मैं सुनील, सीआईडी इंस्पेक्टर। यह गोली किसने चलाई और किस पर चलाई गई है? मुझे बचा लो कोई, मुझे बचा लो कोई। घबराइए नहीं लता जी, अब मैं आ गया हूँ। आप कौन हैं? मैं सीआईडी का आदमी हूँ। अभी सुनील की बात खत्म ही हुई कि उसी क्षण किसी की गिरने की आवाज आई। कोई सीढ़ियों पर लुढ़का था। कौन है? बोलो वरना गोली मार दूंगा। कहने के साथ ही वह बिजली की तेजी से पलटा। ठहर जाओ। लेकिन वह अज्ञात व्यक्ति रुका नहीं और तेजी से भागा। वह हाथ से निकल जाएगा। अब तो दूसरा ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, वरना यह हाथ से निकल जाएगा। सोचने के साथ उसने पीछे जाकर उछाल मार दी और दोनों हाथ एक साथ बांधकर शीशे के कमरे से प्रहार कर दिया। उधर सुनील को देखकर उस व्यक्ति ने पर्दे की रॉड खींच ली और उस पर वार कर दिया, लेकिन वह असावधान नहीं था। इससे पहले कि हमलावर संभल पाता, उसे एक घूसा प्रतिद्वंदी जड़ दिया गया। अपराधी मुझसे बचकर भाग जाए तो लानत मानता हूँ। और फिर सुनील कहर के समान उस पर टूट पड़ा और हाय मरा। कुछ देर बाद उसके कब्जे में था। हारव बोला, बोल वह रिवॉल्वर कहाँ है जिसे तूने लता पर गोली चलाई थी? मेरे पास कोई रिवॉल्वर नहीं है, मैंने कोई गोली नहीं चलाई। मैं तो दीनानाथ के कमरे में अपने ये रुपए लेने गया था, इसमें 1 लाख रुपया है। गहरा दोस्त होने के कारण मैंने बिना लिखा पढ़ी के दिए थे। हाँ, तिजोरी में रखे रुपए दीनानाथ मेरे लिए ही लाया था। उसकी मौत के बाद अब एक ही रास्ता था कि मैं वह रुपए चुपचाप निकाल लूं। तिजोरी का कॉम्बिनेशन मुझे पता था, बस मैंने रुपए निकाले ही थे कि गोली चलने से मैं घबराकर भाग लिया। और बदहवासी था, घबराहट में सीढ़ियों पर मेरा पैर फिसला और फिर बाकी तुम जानते हो। बेशक, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि दीनानाथ का कातिल कोई और है। और फिर वह हमलावर एक ओर चला गया और वह लता के कमरे में आया जो बदआवाज सी बैठी हुई थी। सुनील को देखते ही, कौन था? किसने पीछे गए थे आप? कुछ नहीं, नौकर सीढ़ियों पर फिसल गया था। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है मिसेस लता, इतने करीब से आपको गोली नहीं लगी। मैं खुद हैरान हूँ। ऐसा लगता है जैसे रिवॉल्वर किसी बच्चे ने चलाई हो और उसके झटके से उसका हाथ कांप गया हो। यानी कातिल अनाड़ी है जैसे विक्रम। लेकिन वह आपकी हाई ब्लड प्रेशर की दवा की शीशी कहाँ है? मेरी सास के पास। अब आप आराम करें, मैं कुछ जरूरी काम निपटा लूं। गुड नाइट। और अब उसके कदमों का रुख राधा देवी के कमरे की ओर हुआ। राधा देवी उसकी ओर ही आ रही थी। ओह राधा देवी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ आप इधर ही आ गईं। किस लिए जी? सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि राधा देवी, अब सारा खेल खत्म हो चुका है। आपके कमरे से मुझे लो ब्लड प्रेशर की दवा की शीशी मिल चुकी है जिसको खाने से दीनानाथ की मौत हुई थी। तुम बड़े खतरनाक हो। सिर्फ आप जैसे दरिंदों के लिए। मैं सीआईडी हूँ, इंस्पेक्टर सुनील। तो तुम सब जान गए।
दीनानाथ को मैं नहीं जहर दिया था, लेकिन यह सब उस चुड़ैल लता की वजह से हुआ है। उसकी शादी दीनानाथ से हो जाने पर सारी जायदाद की हकदार वह बन जाती और मेरे बच्चे भूखों मरते। उसको रोकने का एक ही रास्ता था और उसका एक ही रास्ता वह रास्ता था दीनानाथ की मौत। लेकिन लता की मौत क्यों नहीं की गई? उस अवस्था में दीनानाथ किसी से शादी कर लेता, मैं किस किस का कत्ल करती फिरती। दीनानाथ लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट था, अगर वह मेरी दवाई अधिक मात्रा में खा लेता तो उसकी हृदय गति रुक जाती। यह मुझे पता था। मैंने केक में यह दवा बदल दी और बाद में मैंने केक का वह टुकड़ा उसे खिला भी दिया। परंतु जब मुझे पता चला कि दीनानाथ की शादी लता से हो चुकी है तो मैंने कुमार नामक एक आदमी से रति के माध्यम से लता और इंस्पेक्टर को खत्म करना चाहा, परंतु लता बच गई। मैंने उस पर गोली चलाई पर नजर कमजोर होने के कारण वह बच गई। अब मेरी हत्या का प्रयास बेकार हो गया। अब मैं मरने जा रही हूँ, मुझे कानून की सजा नहीं दे पाएगा। रुको, पागलपन मत करो। लेकिन देर हो चुकी थी। उसने व्हील चेयर सीढ़ियों से नीचे लुढ़का दी और एक अपाहिज कातिल का अंत खुद ब खुद हो गया। और यहाँ तुमने तो जैसे जादू से पता लगा लिया कि कातिल कौन हो सकता है, मगर कैसे? केक के डिब्बे से फाइल में डिब्बे बदलने की रिपोर्ट से मैं समझ गया कि कातिल वह है जो केक के डिब्बे के ढक्कन गलत लगा गया। उसकी नजर कमजोर है और मेरा रहा सहज शक उस गोली ने दूर कर दिया जो राधा देवी ने लता पर चलाई थी। यहाँ तक मैं समझ गया कि कातिल बूढ़ा है और उसको ठीक से नहीं दिखता। वाह सुनील, मुझे खुशी है कि मेरे सुहाग के कातिल को पकड़ा, परंतु लता जिस इंसान को उसके गुनाह की सजा यही मिलती है। और फिर सभी राधा देवी और मुखातिब हो गए। सुनील पुलिस के संपर्क करने के लिए चला गया और यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? बेरहम हत्यारा, एक माँ जो अपने बेटे को मार सकती है, वह सच में बेरहम ही हुई। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? अगर कॉमिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मैं मिलती हूँ किसी दूसरी कॉमिक के साथ। थैंक यू।